हेलो फ्रेंड्स, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सामान्य प्रबंध, जो जनरल मैनेजमेंट आपका सब्जेक्ट है उस पे। ये हमारी क्लास 2 है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो जो क्लास 1 थी ये अगर नहीं देखी हो तो आप इसे जरूर देख लीजिए। इसमें हमने 25 मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू डिस्कस करे थे। तो आज हम उसी की सीरीज का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम 26 से लेकर 50 तक के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, नीति निर्धारण इसकी कार्यविधि का महत्वपूर्ण भाग है। देखिए, यहाँ से समझना पड़ेगा क्वेश्चन। नीति निर्धारण की मतलब आप जो कोई भी मतलब एक नीति बनाते हैं या कोई भी एक आप योजना बनाते हैं तो किस में बनाते हैं? तो सीधी सी बात है, आप जो नीति बनाते हैं या प्लान करते हैं वो आप काय में करते हैं? नियोजन में करते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नीति निर्धारण का काम नियोजन में किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। निम्नलिखित को नियोजन की आंतरिक मान्यताओं में सम्मिलित किया गया। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये अगेन प्लानिंग का ही क्वेश्चन है कि नियोजन की जो आंतरिक मान्यता है उसमें किसे सम्मिलित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन में कि देखिए किसे सम्मिलित किया जाता है आंतरिक माने, तो कर्मचारी और जो प्रबंध होता है उसके बीच में कैसा रिलेशन है। मतलब जो एम्प्लॉय होते हैं और जो मैनेजमेंट होता है, मतलब मैनेजमेंट मतलब जो भी कंपनी के चाहे वो मैनेजर्स हो या जो उनका टॉप मैनेजमेंट होता है उच्च स्तरीय, उनके साथ और कर्मचारी के बीच में कैसा संबंध है, ये उसकी नियोजन की आंतरिक मान्यता मतलब प्लानिंग की जो आंतरिक मान्यता है, उसमें सम्मिलित होता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। इस क्वेश्चन में सबसे ध्यान देने वाली बात मैं आपको बताऊंगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक नियोजन का तत्व नहीं है? यहाँ पर आप जैसे ही एग्जाम में भी आप क्वेश्चन पढ़े तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, जिसको सर्कलाइज कर लीजिएगा। सर्कल आपके दिमाग को स्पेशल इंडिकेशन जाना चाहिए कि भैया ये नियोजन का तत्व नहीं पूछ रहा है। ठीक है, नहीं तो अगर आपने इस क्वेश्चन को ऐसा पढ़ लिया कि नियोजन का तत्व, तो आप किससे टिक कर देंगे? फिर नीति को। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नियोजन का क्या तत्व नहीं है? ठीक है, तो नियोजन का कौन पार्ट नहीं है? तो सूचना जो होती है नियोजन का पार्ट नहीं है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन 29 पर। प्रबंध का नियोजन संबंधी कार्य। देखिए, नियोजन का काम कौन करता है? तो देखिए, चाहे टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट हो या जो आपका मिडिल लेवल का हो चाहे लोअर लेवल हो, सभी की सभी नियोजन का मतलब प्लानिंग का काम करते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त तो सभी के द्वारा किया जाता है। नियोजन का काम सभी करते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। ये अब आपको प्रॉपरली विजिबल हो रहा होगा। चलिए देखिए, ऐसी विशिष्ट प्रकार की योजना जो प्रतियोगियों की चुनौती का सामना करने हेतु बनाई गई है कहलाती है। देखिए, इस टाइप का आपको क्वेश्चन कल भी मैंने डिस्कस करा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिए, तो आप इसका उत्तर तुरंत बता देंगे। ऐसी विशेष प्रकार की योजना जो प्रतियोगियों की चुनौती मतलब जो भी हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं उनसे हम किस तरह से निपटे, उसके लिए जो योजना बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? मोर्चाबंदी कहा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। पीटर के सिद्धांत का क्या अर्थ है? जो पीटर है उसके सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो देखिए, वरिष्ठ की अविश्वसनीयता जीवन का अंग है। ये पीटर के सिद्धांत का तात्पर्य है। बात करते हैं क्वेश्चन 32 पे। जो भी देखिए आप कार्य विश्लेषण होता है तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड्स होता है कार्य विश्लेषण का। तो देखिए, ये क्वेश्चन को आपको एक बार पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये अब आपको पूरा क्वेश्चन विजिबल हो रहा होगा। ये देखिए, ये कार्य विश्लेषण में क्या क्या सम्मिलित होता है। चलिए तो क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर इसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कार्य विश्लेषण अगर करना हो तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते चलते हैं कि कार्य विश्लेषण में क्या क्या सम्मिलित होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है? व्यक्ति विशेष द्वारा किए जाने वाले कार्य की पहचान कीजिए। मतलब कोई व्यक्ति है वो क्या कार्य करेगा उसकी पहचान की जाती है। तो सबसे पहले क्या आएगा? 3 नंबर आ जाएगा। ठीक है, बात फिर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं उस जॉब के लिए क्या प्रयोग में लाई जाने वाली। मतलब देखिए, सबसे पहले तो आपने क्या करा? व्यक्ति को पहचान लिया कि भैया कोई व्यक्ति क्या काम करेगा। फिर आपने बोला कि उस काम को करने के लिए आपके पास क्या मशीन लगेगी, क्या आपके पास इक्विपमेंट लगेंगे, और ये उपस्कर का मतलब होता है फर्नीचर, क्या फर्नीचर वगैरह लगेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2, 3 और 2। तो देखिए, इतना ही आपको सोल्व करने की आवश्यकता है कि इसके आगे भी सोल्व करना। तो देखिए, अभी भी आपका उत्तर नहीं आया क्योंकि 3 और ये 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। मतलब हमको एक स्टेप और आगे जाके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या बोलेंगे? फिर देखिए, प्रशिक्षण कौशलों का विकास मतलब इसको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम देना, साथ ही साथ उस विशिष्ट जॉब को करने के लिए अपेक्षित ज्ञान तथा कर्मकार के व्यक्तिगत विशेषज्ञ मतलब जो हमारा एम्प्लॉय है उसको हमको क्या करना? और अधिक स्किल बनाना, उसको जो भी उसका नॉलेज रिक्वायरमेंट है वो उसे देना, और साथ ही साथ जो उसका मतलब व्यक्तिगत नॉलेज है वो इन सबको मिलाना। तो मतलब क्या हो जाएगा? ये 1 आ जाएगा। तो आप देखिए अब क्या बन गया है? 3, 2, 1। ये देखिए अब बन चुका है ये हमारा। तो क्या आपको अगला को पॉइंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पर एक बार हम रीड कर लेते हैं तो ये आपका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है,
क्या बोला, अपेक्षित सामग्रियां, उत्पादों और सेवाओं का निर्धारण जॉब विश्लेषण करते समय किया जाता है। तो अब आपको ये क्वेश्चन बड़ा जरूर है, लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए आपको ना खुद जगह सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्यक्ति को ढूंढ लेंगे। फिर क्या करेंगे हम, उसके कहेंगे कि भाई उस व्यक्ति को क्या आपसे मतलब उसको क्या जॉब टाइप है, उसके लिए क्या मशीन वगैरह लगेगी, फिर क्या उसको कोई स्किल रिक्वायरमेंट है, नॉलेज रिक्वायरमेंट है, वो उसे देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमको उत्पादन करना है उसे उत्पादन करेंगे। तो ये पूरा ही पूरा क्या हो जाएगा, एक जो वर्क एनालिसिस है वो हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। चलिए, कार्य विशिष्टीकरण है। देखिए कार्य विशिष्टीकरण है तो क्या होता है कार्य विशिष्टीकरण। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि आपने पूरा की पूरा विशिष्टीकरण अभी इससे पहले ही क्वेश्चन में समझा हुआ है। तो देखिए कार्य हेतु जो भी विशिष्टता की रिक्वायरमेंट होती है वही कार्य विशिष्टीकरण है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कार्य अध्ययन गति अध्ययन का एक भाग है, एक कथन है। देखिए जो भी कार्य का अध्ययन है वो गति अध्ययन का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, तो क्या ये सत्य है या असत्य है? तो देखिए ये एक ऐसा कथन है, ये एक असत्य है, क्योंकि इसका विपर्य सही है। आया समझ में आपको? एक कार्य अध्ययन जो होता है, गति अध्ययन का एक मतलब आप किसी का मतलब वर्क का एनालिसिस कर रहे हैं, तो इनका बोलना है कि क्या वो कितनी स्पीड से कोई काम करता है, उसका एक भाग है। तो इन्होंने क्या बोला कि नहीं भाई ये उसका भाग नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। किसी प्रकार का डाउट हो आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो विजय एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। निम्नांकित सिद्धांत। अब देखिए क्या बोल रहा है, जो संगठन है, मैं आपको बिल्कुल डिटेल एक वीडियो लेकर आएंगे हम, इसमें आपको हम बताएंगे कि नियोजन क्या होता है, और इसमें ये आपका संगठन भी डिस्कस करेंगे हम। संगठन में क्या संबंधित, संगठन से संबंधित नहीं है। फिर अगेन ध्यान देना है आपको किस पे, कि क्या संगठन से संबंधित नहीं है। तो देखिए कारखाने में स्वस्थ वातावरण का सिद्धांत संगठन से संबंधित नहीं है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर, कि समादेश की एकता क्या है, समादेश की एकता क्या है ये पूछ रहा है। तो एक अधीनस्थ का केवल एक अधिकारी के प्रति जो उत्तरदायी होता है उसे ही समादेश की एकता कहा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। प्रबंध का संगठन संबंधी कार्य। देखिए जो भी प्रबंध होता है उसका जो संगठन संबंधी कार्य है तो वो क्या है। तो देखिए जो प्रबंध का संगठन संबंधी कार्य है वो व्यक्तियों के समूह द्वारा पालन किए जाने वाले कर्तव्यों और दायित्वों के ढांचे का निर्माण करना है। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति का समूह है उसके उसके क्या कर्तव्य दायित्व उसका पूरा पूरा स्ट्रक्चर का क्या करना, निर्माण करना, वही एक संगठन संबंधी कार्य है। ठीक है, संगठन का मतलब ही होता है व्यक्तियों का समूह। आपको केवल इतना सही नॉलेज होता है ना कि संगठन में होता ही क्या है, कि ये व्यक्तियों का समूह होता है, तो ही बस आपका ये एमसीक्यू क्या होता, सही हो जाता। बात करते हैं क्वेश्चन 38 पर। चलिए, निम्नांकित सिद्धांतों में से कौन सा यह कहता है कि पुनरावृत्ति निर्णय निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा नित्य कर्मों में लिए जाने चाहिए, जबकि केवल असामान्य विषयों से संबंधित समस्या ही उच्च स्तर पर संदर्भित की जाना चाहिए। अब आपको ये क्वेश्चन की जो भाषा शैली है वो टेक्निकल लग रही होगी, मतलब कहीं ना कहीं आपको इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि क्या इस तरह के क्वेश्चन पूछे, तो देखिए कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, मॉडरेट होते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, और कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं। कोई भी पेपर का पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है उसका एक मतलब हम इसे इजी लेवल, मतलब सरल क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल, कि भाई इस चीज के जनक कौन है, या ये पुस्तक के रचयिता कौन है, या इस पुस्तक के लेखक कौन है, या इसका जनक किसे कहा जाता है, या जन्मदाता किसे कहा जाता है। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको चीजें समझ में आई होंगी। लेकिन और फिर होता है मॉडरेट लेवल। मॉडरेट लेवल कैसा होता है, जैसे कि ये क्वेश्चन, ये पूरा पूरा प्रबंध का संगठन संबंधी कार्य है। अब संगठन का मतलब ही होता है व्यक्तियों का समूह, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो मॉडरेट लेवल है कि हल्का सा आपको नॉलेज तो आपने सॉल्व कर दिया। ये थोड़ा सा जो हार्ड लेवल होता है, टफ लेवल जिसे कहा जाता है, उसका होता है, क्योंकि यहाँ आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर क्वेश्चन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि निम्न के सिद्धांतों में से कौन सा यह कहता है कि पुनरावृत्ति निर्णय निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा नित्य कर्म में लिए जाने चाहिए, जबकि केवल असामान्य विषयों से संबंधित समस्या ही उच्च स्तर पर संदर्भित की जाती है। मतलब जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ ऐसी समस्या होती है जो असामान्य होती है या जो टेक्निकल होती है, वो कहाँ जाती है, टॉप लेवल के पास जाती है। ठीक है, लेकिन जो रेगुलर आती है वो तो मतलब जो रेगुलर पुनरावृत्ति मतलब बार बार एक जैसी समस्या आती है, तो जो लोअर लेवल का जो होता है वहीं पर सॉल्व कर ली जाती है। लेकिन जो असामान्य है या बहुत टाइम बाद आई है या पहली बार ही आई है समस्या, उसे कौन हैंडल करता है, उच्च स्तर करता है। तो ये कौन सा सिद्धांत को संदर्भित करता है, आया होगा क्वेश्चन। तो देखिए अपवाद है,
ये एक अपवाद है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई रूटीन है, जैसे कि मान लेते हैं कोई कंपनी है, अब वहाँ पे कोई मशीन वगैरह खराब हो जाती है, तो सीधी सी बात है जो लोअर लेवल है वही ठीक कर लेगा, क्योंकि पता है रेगुलर मशीन खराब होती है। लेकिन अगर कोई ऐसी असामान्य घटना घट जाती है तो उसे कौन हैंडल करता है? टॉप लेवल। तो इसीलिए अपवाद है, एक्सेप्शन है ये। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। देखिए क्या बोल रहा है, प्रभाव और सत्ता की प्रधानता होती है। ये बोल रहा है कि जो प्रभाव और सत्ता की प्रधानता होती है तो वो किस चीज में प्रभाव और सत्ता की प्रधानता होती है? तो देखिए अनौपचारिक जो संगठन होता है उसमें प्रभाव और सत्ता की प्रधानता होती है। ठीक है। अब ये अनौपचारिक संगठन का निर्माण, अनौपचारिक संगठन है उसका निर्माण होता है, किस तरह से होता है? तो देखिए स्वतः हो जाता है अनौपचारिक संगठन का निर्माण। ये अगेन कैसा हो गया? इजी क्वेश्चन हो गया, आप पढ़ के गए आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आदेश की एकता का उल्लंघन किया जाता है, मतलब ये बोल रहे हैं कि जो आदेश की एकता है उसका उल्लंघन किया जाता है। तो किसके द्वारा आदेश की एकता का उल्लंघन किया जाता है? एक मिनट, ये इस तरह से, ठीक है। आदेश की एकता का उल्लंघन किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए ये कार्यात्मक संगठन के द्वारा किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। सेना संगठन किसके सजाती है? देखिए अब आप इन क्वेश्चंस को देखिए और उस क्वेश्चन को देखिए, आपको समझ में आ। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ा रहे, जल्दी से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो यही होगा। ये क्या है? इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, हार्ड लेवल। इसी तरह से हम बना रहे हैं, क्योंकि पेपर का जो डिजाइन होता है वो इसी तरह से होता है, ताकि आपकी क्या हो, पूरी की पूरा जो आपकी मेंटल प्रिपरेशन हो वो इसी तरह से हो जाए। आप एक ही टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां बड़े क्वेश्चन आएंगे तो फिर आपको उसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो 42 पे बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाता है, सेना संगठन किसके सजाती है? तो रेखीय संगठन के सजाती है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कल भी मैंने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कराए थे आपको, ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्यात्मक संगठन की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप रट लेंगे कि कार्यात्मक संगठन की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो एफ डब्ल्यू टेलर है। चलिए क्वेश्चन 44 पे बात करते हैं। लाइन एवं स्टाफ संगठन में अधिकार निहित होता है। जो लाइन और स्टाफ संगठन है उसमें कौन सा अधिकार निहित होता है? तो देखिए उसके अंदर रेखा में होता है ये। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 यहाँ पर से मिस हो गया, एक क्वेश्चन शायद। चलिए बात कर लेते हैं 46 पर। संगठन का सबसे अधिक लोकतांत्रिक प्रारूप कौन सा है? देखिए लोकतांत्रिक प्रारूप की बात कर रहा है किसके? संगठन के। तो आपको इसमें क्या बन गया कि संगठन का जो कौन सा ऐसा प्रारूप है जो लोकतांत्रिक है। ठीक है, तो समिति संगठन एक लोकतांत्रिक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। निम्नलिखित में से संगठन का प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है? देखिए कौन सा स्वरूप पूछ रहा है? संगठन का प्राचीनतम। देखिए कल जो हमने बात करी थी, ज्यादातर क्वेश्चन हमने नियोजन के बेस से, बुक के बेस क्वेश्चन थे। आज हमने कौन से लिए? संगठन के लिए। ताकि जब आप अगर इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो आपको इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो संगठन का प्राचीनतम स्वरूप पूछ रहा है आपसे, तो प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है? रेखीय संगठन है। अनौपचारिक संगठन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि औपचारिक संगठन। इसके क्या मुख्य कारण? ये बोल रहे हैं कि जितना महत्वपूर्ण आपके लिए औपचारिक संगठन होता है उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए अनौपचारिक संगठन भी होता है। आपको इसका कारण बताना है। तो देखिए क्या होता है, दोनों ही अपने अलग अलग उद्देश्यों और मानकों को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। रेखा और कर्मचारी संगठन के अंदर कर्मचारी का कार्य क्या होता है? रेखा और तथा कर्मचारी संगठन में जो कर्मचारी है उसका क्या वर्क है? तो देखिए वो कैसा, उसका कार्य क्या है? परामर्शदायी। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा हो तो आपको मैं बता देता हूँ, आपको ये वीडियो आपने अगर नहीं देखा हो तो ये भी आप क्लास 1 देख लेना। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो भी आप देख लेना। और ये मैंने एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करी है, किस तरह आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए और आपको तैयारी करने का आपका क्या सही पैटर्न आप यूज कर सकते हैं। अगर आपने ये भी वीडियो नहीं देखा हो तो जरूर देखो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्रियात्मक संगठन में। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, कौन सा संगठन पूछा? क्रियात्मक संगठन। तो क्रियात्मक संगठन क्या होता है? एक संगठन अधिकार युक्त विशेषज्ञों के साथ कार्यों में विभक्त होता है, ये होता है क्रियात्मक संगठन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आपके कोई सजेशन हो या आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं, जैसा ये टॉपिक पढ़ा दिए, इस टॉपिक को पढ़ने में दिक्कत आ रही है या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उस पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। विजय एकेडमी के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।